नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय भाई अभी जो सुनील जी कह रहे थे शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये किस चिड़िया का नाम है? अभी हाल फिलहाल तो देखने में नहीं आ रहा। अभी तो देखिए हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अब नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय में भूत प्रेत वाले हीलर और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइडर समझ पढ़ाया जाएगा। जो हमारे देश में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको कहा गया कि ये कंडोम वाली यूनिवर्सिटी है। यहाँ सुबह जाइए तो 2-4 बोरा कंडोम उठा के ले आइए। इस तरह से प्रचारित किया गया दुनिया के नक्शे पर। और एजुकेशन का हाल ये किया गया कि अब जो है लगभग मंत्री अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में किसी मंत्री का बेटा पढ़ता नहीं है। थोड़ा बहुत जिसके पास पैसा हो जाता है अपने बच्चों को पढ़ने विदेश भेज देता है। ये यहाँ लगभग हिंदुस्तान में लगभग शत धनंजय जी लगभग शत प्रयोग किया आपने। नहीं, लगभग इसलिए क्या कि कुछ मंत्री हो सकते हैं बेचारे राष्ट्रभक्त वाकई हो, बोला नहीं, नहीं हमारा बेटा यही किसी को आप जानते हो तो बता दीजिए। नहीं, जिसे जानते हैं हम लालू जी को जानते हैं, हम जो है नीतीश जी को जानते नहीं हैं, वो इन लोगों को जानते हैं। लालू जी के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए सर। आप पीयूष पीयूष गोयल के पीढ़ी के लोगों की बात क्वालिफाई नहीं कीजिए। कर किसी को जानते हो लगभग आपने प्रयोग किया तो हम कहें कि हमारी जानकारी बढ़ा दीजिए आप। ये बात ऐसे करें, मीसा जी की ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दे आती है। दे आती है बिल्कुल। तो ये हालत है। और दूसरी तरफ जो है हमारे यहाँ एक नई खबर, ये हालांकि ये पुरानी बात है लेकिन अब अभी फ्लैश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है, लॉबिस्ट है, जेसन मिलर। उनको भारत सरकार ने अपॉइंट किया है कि आप हमारे लिए जो है ट्रंप को मनाइए और अमेरिका को हमारी तरफ लेकर के आइए। और उसके लिए उनको जो है 15 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और उनका काम है अमेरिकी सरकार, कांग्रेस, थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ भारत के रणनीतिक परामर्श और सरकारी संबंधों में मदद। और मिलर के बारे में कहा जाता है कि वो जो है जैसर मिलर जो है वो करीबी रहे। 2016 के चुनाव में उनके प्रमुख मीडिया प्रवक्ता थे ट्रंप के, और व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर बनाया जाना था उनको, लेकिन विवाद की वजह से वो यौन उत्पीड़न वगैरह वगैरह था जिसकी वजह से नहीं बनाने गए। लेकिन भारत सरकार ने उनको अपना लॉबिस्ट, अपना बिचौलिया जो है बना रखा कि आप हमारे संबंध की ठीक कीजिए। तो फिर बाकी सारी चीजें तो खत्म हो जाती हैं जब एक लॉबिस्ट को आप लेते, भारत सरकार हायर करती है, फिर बचता क्या है कहने के लिए विनय जी? धनंजय जी, इसमें बहुत भावुक होने की बात नहीं है। एक तो ये जान लीजिए कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से चलती है। दूसरा, वहां लॉबिंग लीगल है। तीसरा, ये बात आप जानिए कि जो वहां जो चुनाव होता है उस चुनाव में जो पॉपुलर वोट है वही डिसाइड नहीं करते कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत बार आप देखेंगे कि अमेरिका में जो है बर्नी सैंडर्स जैसे लोग भी होते हैं जिनकी बहुत लोकप्रियता होती है और बहुत हलचल पैदा करते हैं, पर वो जीत नहीं पाते हैं। दूसरी, इतनी सारे स्टेक्स हैं अमेरिकी उसमें। आप देखेंगे कि जब हिलेरी क्लिंटन के साथ जो पहली बार ट्रंप जीते थे तो पूरा आपको जो सर्वे आ रहा था उसमें सब में हिलेरी क्लिंटन आगे थी, और कहीं भी ट्रंप, पहले तो ट्रंप का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होना ही तय नहीं था, फिर उसके बाद वो चुनाव का वो देख लीजिए, है ना। अंत समय में एक लीक हुई खबर और जिसने पूरे खेल को पलट दिया। अगर आप लोगों को याद होगा, सब लोगों को, कि जो गल्फ वार जो हुआ था, तो गल्फ वार में बकायदा वहां कांग्रेस से झूठ बोला गया, और वो भी एक लॉबी जो है फॉर्म को हायर किया गया था, और उसने एक ऐसी फिल्म दिखाई कांग्रेस को जो गलत थी, है ना। और उसके बाद चीजें किस तरह से तय हुई ये हम, और जो हमारी अभी वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसमें उसमें उनकी पूरी कोशिश है कि ये हमारे शासन व्यवस्था भी अमेरिकी मॉडल पर चले, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो बाई कैमरल सिस्टम है जिसमें एक राज्यसभा है, वो राज्यसभा उनके काबू में नहीं आता है। फेडरल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक लगा देते हैं। ये परमानेंट जो स्थायी सदन है ना। तो और क्यों क्यों उधर ले जाना चाहते हैं? इसलिए उधर ले जाना चाहते हैं कि उसमें सुविधा होती है कि एक व्यक्ति को कॉर्पोरेट फंडिंग हो और उसके जरिए वो कर ले।
जो हमारी जो जानने की बात है, वो जानने की बात ये है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है और जो हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसी स्ट्रेंथ को कमजोर। और बहुत सारे आप देखेंगे जो चुनावी पैंतरे और जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है वो सब अमेरिका से उधार वाली है। चाहे वो सूट एंड स्कूट की अरविंद केजरीवाल की नीति हो, चाहे वो मन की बात प्रधानमंत्री साहब की वो रूजवेल्ट से सेकेंड ये जो डिप्रेशन के दौरान वो ली गई थी, है ना। अभी भी जो बहुत सारे कैंपेन के ये चाय पे चर्चा का भी आप देखेंगे तो आपको वहां पे अमेरिका में मिलेगा कि ट्रम्प साहब के यहाँ भी जो इस तरह की चर्चा का वो है। वो भी जो है व्हाइट सुप्रीमिस्ट रेसिस्ट का उनका भी एक बहुत फॉलोअर वोटर है, यहाँ भी है ना। अब जो नई स्थिति में जो चलेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन और हमारे बीच में एक कॉन्टेस्टिंग फील्ड है। हमारे हित टकराते हैं, स्ट्रेटेजिक भी और कॉमर्शियल भी। पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो और सेंट्रल एशिया दोनों जगह हमारे हित टकराते हैं। तो लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका कभी भी विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है ना। तो चीन अगर लोटिया पठान है तो वो भी जो है एक साहूकार की तरह रहा है कि वो जमीन देता है तो आपको लोन देता है तो गिरवी रखवा लेता है। तो अमेरिका जो है कई मौके पर है, आप देख लीजिए 65 का वार हो, उसके पहले का 71 का वार हो, PL80 का मामला हो, वो किस तरह से आपकी नाक रगड़ करके आपको अपने खेमे में। ये कोई बात हुआ कि वो वेनेजुएला में कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीत जाती है तो बोलते हैं कि भाई कोई अगर पागल होकर के लेफ्ट की तरफ चले जाता है तो हम उसको करने देंगे। ये आज की बात नहीं, आप बहुत पहले चले जाएंगे ना तो बहुत पहले भी देखेंगे कि अमेरिका बहुत बाद में चीन में आया तो उसकी शिकायत थी कि भाई सब तो ये यूरोप वाले लूट करके ले जा रहे हैं, हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ जो है ओपन डोर पॉलिसी रहेगी, सबको बराबर बराबर हक है कैप्चर करने का। लेकिन जिसको ओपन डोर पॉलिसी के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लैटिन अमेरिका जो है वो जो है वो उसमें आप नहीं आ सकते, ये तो हमारा बैकयार्ड है, इसमें हमारा चलेगा। लैटिन अमेरिका में यूरोप की एंट्री जो है बंद है। और जो जिस तरह से देखिए अमेरिका की जान जो है ना और अमेरिका की ताकत जो है वो इंटरनेशनल फिनेंशियल सिस्टम की गर्दन अपने हाथ में पकड़ के रखने की वजह, और वो जो है बहुत नैतिकता के आधार पर आधारित नहीं है। वो जो है ब्रिटेन वर्ग समझौता, पहले उन्होंने पूरी दुनिया को बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है ना, और फिर एक दिन अचानक से उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया जब लोग मांगने लगे कि हमको गोल्ड दीजिए, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपना। दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मिल गया, तब उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। फिर एक दिन अचानक 4 लोगों के साथ उन्होंने बना लिया और जो बास्केट ऑफ करेंसी का चला दिया। तो और आज अब क्या करना चाह रहे हैं, आज वो डिजिटल वाला करना चाह रहे हैं जिसकी उनके। तो हमको ये समझना होगा कि कौन विश्वस्त सहयोगी है और कौन जो है हमारा भरोसेमंद है। तो जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें हमको ये बात पहचान करनी पड़ेगी कि हमारे हित जो है कौन कौन से स्ट्रेटेजिक हित है और उसमें हमको किस तरह से चलना है। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से हमको किस तरह से चलना है। हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है, हम जो इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट का करते क्या है ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। अगर कोई चीज हम ऐसी इंपोर्ट करते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए वो ठीक है। अगर अमेरिका से हम कोई चीज लेते हैं, ऐसा हथियार जो उनको कहता है कि हमारी इजाजत से आप इस्तेमाल करोगे, तो हमारे लिए वो हथियार बेकार है। तो हमको वो चीज जो है जो जहां हमको क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट करना है और हमको चाहिए जो चीजें
हम नहीं, हमको लेकिन विनय भाई दिक्कत ये हो जाती है कि आप दूसरे देश से वो मंगाते हो, उसको वैल्यू एडिशन करते हो और कहते हो कि मेड इन इंडिया है, ये भारत बना रहा है, हमने इतनी तरक्की कर ली है। तब अफसोस होने लगता है कि आपने क्या तरक्की की। यूरिया भी आप नहीं बनाते हो, झालर भी नहीं बनाते हो, गणपति भी नहीं बनाते हो, और आप कह रहे हो कि हम जो है टेलीविजन बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। देखिए देखिए ये बात लोग भूल जाते हैं अमेरिका बनाम चीन के, कि चीन की जो पूरी तरक्की है वो अमेरिका के आधार पर हुई है। 70 के बाद जब हेनरी किसिंजर ने यूएस की फॉरेन पॉलिसी बदली, तब चीन की आर्थिक तरक्की हुई। उसके पहले आर्थिक तरक्की नहीं थी। फिर डेंग जियाओपिंग के जरिए आया। और ये जान लीजिए कि आज चाइना पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो इसीलिए अमेरिका की जान जो है चीन में अटकी हुई है। वो चीन से पंगा लेकर के अचानक से भरभरा के नहीं गिर सकता। सिर्फ जीडीपी बड़ा होना जो है आपके पहलवानी का, आर्थिक पहलवान होने का संकेत नहीं है। संकेत जैसे गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे जो देश हैं उनके पास में बहुत सारा डॉलर है, ठीक है ना, लेकिन वो डॉलर है कहां पर, वो ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई उनको सामान देना बंद कर देगा तो क्या वो सस्टेन कर पाएंगे। तो उसी तरह हम जो देश के जो नेता होते हैं उनको ये बात सुनिश्चित करनी होती है कि देश किस तरह से चलेगा, किस दिशा में जाएगा। और देश नारों से महान नहीं बनता। वो नारे महान तब होते हैं जब लोगों की बात उस नारे में होती है, तभी वो नारे दीर्घजीवी होते हैं और उन नारों के साथ जो देश की तरक्की है। जी, बहुत सही कह रहे हैं। वो नारों में देश की बात होती है तब देश तरक्की करता है, लेकिन जब नारे विदेश से आयात किए जाते हैं और नारे ऊपर भी से खोखले हैं धनंजय जी, हाँ, नारे भी खोखले हैं, नारे भी उनमें कोई खोखले अर्थ हैं। नहीं। जब नारों में देश के नागरिक नहीं होते हैं, फिर वो नारे खोखले। लेकिन क्या कहें विनय भाई, हम तो आप जो कह रहे हैं उसको हम काट देंगे, कि काटते हैं इस तरह से कि वो खोखले नारे सबसे ज्यादा चलते हैं। स्वर्ग, सबको स्वर्ग मिलेगा, अभी तक स्वर्ग जा ही रहे हैं, हजारों साल से हम स्वर्ग जा रहे हैं। जब तो विज्ञान नहीं था तब भी स्वर्ग गए थे, अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं। धनंजय भाई, प्रफुल्ल सर ने जो एक दिन बात कही थी नहीं कि हमारे पास पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की घोर कमी है। तो जब पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की घोर कमी होती है ना, तो ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, फिर वो जो हम अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग के हिसाब से अपना ज्ञान वो कर लेते हैं। फिर हमको जो है शासन ये बताता है कि भाई जेएनयू से तो हम बहस करके जीत नहीं सकते हैं, वो हमको सारा जो जितना हमारा आर्थिक ज्ञान है सब ध्वस्त कर देगा। तब आपको ये बताना पड़ता है कि भाई जेएनयू बहुत गंदी जगह है, वहां सुबह कंडोम बिखरे हुए मिलते हैं, रात में लड़कियां 2 बजे सिगरेट पी के घूमती हैं। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं तो जो जो हारने लगता है वो गाली दे के भाग जाता है। तो वही स्थिति नहीं, है। वो पैजामा एक पैजामा बात का नाड़ा खींचने धनंजय जी, लगता है। जो हारने लगता है धनंजय जी, पैजामा का नाड़ा खींचने लगता है। धनंजय जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल तो अगर रहते, ये पिछले 11 सालों से सत्ता में है, इससे ही ये पता चलता है कि भारत जो है ना बौद्धिक दरिद्रता के मामले में एकदम ऊपर है। और जो मैंने कहा कि हम सभी थोड़े थोड़े झूठे हैं, एक्चुअली मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि एक्चुअली लोग ना इस देश में यहाँ पे कल्चर के महत्व को जानते ही नहीं। एक्चुअली आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ढो रहे भाई होते हैं। एक चीज मैं जोड़ देता हूँ आप ढो दीजिए, बिल्कुल। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि अब जब हम आर्थिक ताकत बने हैं, जब हमको वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड व्यू में हमको इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहिए, सही ओपिनियन, तब हमारे पास अखबारों में इंडिपेंडेंट फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है, हमारे न्यूज एजेंसी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। और हम अपनी राय किससे बना रहे हैं? आप अधिकतर अखबारों को देख लीजिए, जो उसमें एडिटोरियल पेज में जो कंटेंट दे रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स का, वो ब्लूमबर्ग दे रहा है। ब्लूमबर्ग कहाँ की कंपनी है? वो आपकी बात करेगा, अपनी बात करेगा। तो आपकी जब सोर्स ही काट लेगा तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली ये पूरी बहस जो है ना विनय जी, बेसिकली यहीं पर आके समाप्त होती है कि एक्चुअली आपके पड़ोसी कितने भी दयालु रहेंगे, आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है। जो दिन रात ये बोलते रहते हैं, एक्चुअली हमारा ना, हमने अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है।
दोनों पैर काट लिए हैं। कैसे? कांवड़ ढो के, हिंदू मुसलमान करके, तमाम तरह के आंतरिक कलह में इन्वॉल्व होके। तो हम खड़े ही नहीं हो सकते अपने पैरों पर, तो हम तमाम तरह के सुधार कैसे करेंगे? हम और भी पीछे जा चुके हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ धनंजय जी, 2 मिनट दूंगा, कि याद रखिए कि ये जो भारत में हो रहा है ना, ये सब कुछ यूरोप में आज से 200-300 साल पहले हो रहा था। तो अब भारत में जो होने वाला है, बहुत सारे, खाली आर्थिक सुधार की जरूरत नहीं है, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, हर तरह से समाज गड़बड़ हो चुका है, खत्म हो चुका है। और उसमें ये है कि एक्चुअली जो चर्च था वो इंटेलिजेंस पेपर बेच रहा था। वो लोगों को ना, आपको स्वर्ग जाना है, उसके लिए बॉन्ड पेपर बेचता था, लोग खरीदते थे। आप उसमें सुविधा थी कि आप अपने जीवित ही अपना बॉन्ड पेपर खरीद सकते हैं जाने के लिए स्वर्ग। लोग खरीदते थे चर्च बुकिंग का, करवा सकते थे पहले, बुकिंग करते थे लोग। बुकिंग करा। जी जी, जी 35% जो जमीन थी चर्च की, वो सॉरी यूरोप की, वो चर्च के कब्जे में थी। उसको सुधारने के लिए जर्मनी का एक युवक आया, मार्टिन लूथर किंग नहीं, लूथर। और उसके बाद तमाम सुधार हुए, तमाम तरह की चीजें, और आज यूरोप है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ना ऐसी क्राइसिस में अपने को डाल चुके हैं जानबूझ के, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इकोनॉमी तो हमारी तभी सुधरेगी जब हम अपने यहाँ स्किल बनाएंगे। देखिए जापान जैसा छोटा देश संदीप भाई, कितना ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है आपका एक क्राइसिस और को। उसमें जोड़ देते हैं चर्च वाली बात में, कि जो हमारे अंधभक्त हैं उनकी स्थिति क्या है। जब जब क्रूसेड हुआ था तो पोप ने कहा कि जो भी क्रूसेड में भाग लेगा उसके सारे पाप माफ। तो हाँ उस आर्मी में बहुत सारे जो लोग जो थे वो अपराधी थे। उनको जब पैसे नहीं मिले तो उन लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी कि चर्च की संपत्तियां लूट ली। वो चर्च का जो क्रॉस था उसको गला करके उसका चांदी जो है उन लोगों ने आपस में बांट लिया। मैं सहमत हूं आपसे, और ये जल्दी ही भारत में होने वाला है। जी, नहीं एक आध भारत में और हुआ है जो बता दूं, और उसको एकदम कंडेम किया जाना चाहिए। हजरत बल दरगाह में जो है वो वहाँ पे कोई शिला पट्टिका लगा दी गई, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ था, अशोक चिन्ह लगा हुआ था। उसको लोगों ने अभी परसों पत्थर मार मार के उसको निकाल दिया और कहा कि हमारे धार्मिक स्थल पर ये अशोक स्तंभ या कोई चिन्ह नहीं हो सकता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने लगाया उसने तो गलती की, चलिए आपके धार्मिक स्थल पर लगा दिया, लेकिन जिसने पत्थर मार के तोड़ा उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है किसी भी तौर पर, कि आप जो है देश, हमारा देश जो है सारे धर्मों से ऊपर है। कोई धर्म अगर कहता है कि हम देश से ऊपर है, तो उस धर्म वालों पर कार्रवाई करना हमारा संविधान कहता है, ये किया जाना चाहिए, बिना हिंदू मुसलमान फलाना ढिमकाना चिलाना की परवाह किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको भी हम राजनीति में घसीट लेते हैं, क्योंकि हम गलत राजनीतिक मंशा के तहत अशोक स्तंभ लगाते हैं और फिर गलत मानसिकता के तहत जो है अशोक स्तंभ को उखाड़ देते हैं, तोड़ते हैं पत्थरों से। वो कितना बड़ा अपमान है। प्रफुल्ल भाई आप कुछ कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि देखिए, रणनीतिक समझदारी जो होती है उसे हम लोग दोस्ती के नाम से पुकारने लगे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत संदर्भ और गलत अर्थ देता है। क्या दोस्ती हो सकती है इनमें? ये अपने आप को दोस्ती करके ही हमें परेशान करते हैं। दूसरी बात, जो रणनीतिक स्वायत्तता होती है वह अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखने से ही हासिल होती है। ये सब बिल्कुल एकदम तकनीकी शब्दावली है, इस बात को अमेरिका से बेहतर कौन जानता है। वो बोलता है कि रणनीतिक स्वायत्तता, वो नहीं है। देखिए, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आत्मनिर्भरता की, 1929 के लाहौर कॉन्फ्रेंस में जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट हाई पर था, तब उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट तो कुछ नहीं होता है, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हम किसी के भरोसे के काबिल हो, कोई हमारे भरोसे के काबिल हो, कोई हम पर निर्भर हो, हम किसी और पर निर्भर हो, तब जाकर के असली आजादी हासिल होती है। हम पर कोई निर्भर नहीं है और हम हमेशा दूसरों पर निर्भर हैं, तो बात गलत है। तो देखिए, पहली आजादी क्या थी मनुष्य की? नेहा जी जानती होंगी, आप लोग तो जानते ही होंगे। पहली आजादी थी मनुष्य की जब पैरों ने हाथ को आजाद कर दिया। 4 पैर पर हम चलते थे, जब पैर इस काबिल हुए कि उसने हाथ को आजाद कर दिया गया, उन चौपायों में हम एक प्राणी थे जिसके हाथ आजाद हो गया, वो खड़ा हो सकता था। इसमें लाखों साल लग गए रीढ़ को सीधी होने में, तो अब हाथ आजाद हो गया। तो अब हाथ और पैर दोनों अंतर निर्भर हो गए। पहले एक ही कैटेगरी में थे,
और दोनों पर शरीर निर्भर था। मैं इस प्रतीक के माध्यम उसको याद दिला करके आपको बताना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, हमारा हम बदल गया। आज जब हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी इतना हो गया, तो असल में उसमें हमारा जो साधारण आदमी है वह कितना है, वह नहीं है सर। अडानी जी का प्रॉफिट जो है और अंबानी जी का जो प्रॉफिट है, उसे भारत का प्रॉफिट नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन हम मान रहे हैं। हमारे जो वहां के अमेरिका के 4-5 कंपनियों के जो जीडीपी हैं, वो हमारे देश के जीडीपी के बराबर हैं। और अमेरिका इस बात को बेहतर जानता है कि हमारा जो जीडीपी है उसका 90% जो है सो 2-3 कंपनियों का जीडीपी है। इसीलिए वो जो लिख रहे थे भारत का जो अभय दुबे की चर्चा कर रहे थे अभी आपके आउटसाइड पैनलिस्ट को, कि वो अडानी का पोर्ट का 50% शेयर मांग रहा था। इसीलिए मांग रहा था कि वो जानता था कि इन इंडिया मोदी इज नॉट ए स्टेट, उनको सिर्फ खामोश रहना है। डीप स्टेट इतना आ गया है कि अडानी चाहे तो, जैसे उनके यहाँ ये मस्क को दम्भ हो गया था कि हम ही अमेरिका हैं, उसी तरह हमारे यहाँ भी हो गया। सुरेंद्र तंवर साहब ने लिखा था। तो हमारे यहाँ इस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है कि अगर हमारा हम कौन है, हमारा हम बदल चुका है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम विनय सर, हम कैसे इस बात को महसूस करें कि हमारे देश की प्रगति, हमारे यहाँ तो एक प्रसिद्ध कहावत है, जो यूनिवर्सिटी वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं, बताते हैं कि आजादी का मतलब कई गुलामियों में से किसी एक गुलामी को चुनने के अलावा कुछ नहीं होता है। आजादी का मतलब कई गुलामियों में से किसी एक गुलामी को चुनने का कोई के अलावा कुछ नहीं होता है। और समझदार आदमी दोनों गुलामियों को एक दूसरे से लड़ाता रहता है। और कोई आवाज लगाए तो, थोड़ा सहराना कहता हूं, कोई आवाज लगाए तो जंजीर हिलाकर अपने होने का एहसास करा देता है। हाथ में जंजीर बंधा रहता है ना जी। तो हम कई तरीके के जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, दिखता कम है, नहीं ज्यादा दिखता है। और हम स्वर्ग जाने में लगे रहते हैं, तो सबसे बड़ी जंजीर है कि हमको धनंजय जी, नेहा जी जब बोल लेंगे तो मुझे एक पॉइंट कहना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा था प्रफुल्ल जी। नेहा जी को बोलने दीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। बहुत ही बौद्धिक बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भारत के जो हम लोग हैं, वो अपने आप को कितना इससे कनेक्टेड फील करते हैं इन बौद्धिक बातों से। क्योंकि अब तो भारत के आम लोगों में बौद्धिकता और विवेक 2 शब्द तो मुझे लगता है कि वो तो ये बोलेंगे, ये किसी के नाम ले रही हैं क्या आप? इस शब्द का अर्थ ही मुझे लगता है कि उन लोगों को ये पता नहीं होगा। जब बिहार जैसे जगह पर हम जाते हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग एसआईआर कराने लगता है, लोगों के नाम डिलीट होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये जानकारी तक नहीं है कि वोटर लिस्ट से उनके नाम हट रहे हैं। इतनी जो है, अगर मैं कहूँ कि जागरूकता की कमी या फिर अभाव है, तो फिर हम किन लोगों की बातें कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि एक्सेस जिस प्लेटफ़ॉर्म पे धनंजय जी हैं, कितने लोगों तक हमारा ये संदेश पहुँच रहा है। ज ज बहुत ही अच्छी बातें प्रफुल्ल जी ने कही, विनय जी ने कही, संदीप जी ने कही, धनंजय जी बहुत अच्छे तरीके से सभी तथ्यों को परोस रहे हैं, सुनील सर ने बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन धनंजय जी, मुझे लगता है कि हमारे ये तमाम प्रयास जहाँ तक पहुँचने चाहिए, जिस आक्रामकता तक से पहुँचने चाहिए, तीव्रता से पहुँचने चाहिए, शायद हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सारा खेल तो जो प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया है, वही कर जाती हैं ज़्यादातर। कितनों को अब ये पता चल रहा है कि अभी भी ये पता चल रहा है 11 वर्षों के बाद भी, कि जो उनके सामने समाचार के रूप में परोसा जा रहा है, जो हिंदी अखबार वो पढ़ते हैं, जो हिंदी चैनल वो देखते हैं, वो असल में वो समाचार का माध्यम तो रह नहीं गए हैं। वो तो पूरा का पूरा एक सुबह-शाम का भजन है, बीच में कुछ लोकगीत हो जाते हैं और बीच में किसी नुक्कड़ नाटक की तरह कुछ डुगडुगी, कोई 2-4 बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने-अपने जो है कार्यक्रम दिखाने लगते हैं। जिस बंदर का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, उसको सरकार से भी वाहवाही मिल जाती है और उसको जो तथाकथित टीआरपी का जो पैरामीटर है, वहाँ से भी वाहवाही मिल जाती है।
तो जी, यही पूरी चिंता का विषय तो यही है कि बौद्धिकता और विवेक सिर्फ ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के नाम भर रह गए हैं और इसका जी, अर्थ मुझे लगता है कि जो हमारे बेचारे अधिकतर यहाँ पर हुआ कि कावड़ ढोने में लगा दिया गया है भारत के युवकों को। लेकिन जो बेचारे भारत के युवक पढ़ लिख कर मेहनत कर रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए या फिर भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए, उनका भी क्या हाल हो रहा है? शिक्षा का तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इस मौजूदा सरकार ने। शिक्षा पे तो जी, बिल्कुल भी बात ही नहीं होती है। धर्मेंद्र जी, प्रधान बिल्कुल बेशर्मी से मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन वही पेपर लीक के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट में बार-बार सुनवाई होती है, जब चीज़ें निकल कर आती हैं और फिर फैसला होता है, तो धर्मेंद्र प्रधान फिर किसी तरीके से सफाई देने तक नहीं आते हैं। हम सबने देखा है कि चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो अनाज की बात हो, अभी भी 80 करोड़ लोगों को आप फ्री मुफ्त में अनाज दे रहे हो और पिछले दरवाजे से आप टैक्स पे जीएसटी में बहुत बड़ा हमने रिफॉर्म कर दिया है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को 5% भी नहीं, उससे भी 0% कर देना चाहिए था। खास करके जितनी खाद्य सामग्रियाँ हैं, जिस पर आपने प्रोसेस्ड फूड और पैकेट फूड के नाम पर जीएसटी के दायरे में उनको रख दिया था। एक साइकिल पर आप 20% का जीएसटी वसूल रहे थे। लानत है ऐसी सरकार पर। जी, अधिकतर जो मज़दूर है किसी शहर में वो पलायन करके बिहार से जाता है। वो चाहता है कि वो अपने दूर जहाँ पर वो रहता है और जहाँ उसकी फैक्ट्री है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक साइकिल खरीदे। उस साइकिल बिल्कुल को तो सही। आपने इतना महँगा बना दिया है। और फिर जी, कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। तो धनंजय जी मुझे लगता है कि अभी भी हमारा संदेश शायद नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत ही एक कह सकते हैं माफ़िया उसने ठीक है, इसको अपनी ठीक है, जकड़ में ले लिया है। जी, ठीक है। देखिए क्या है नेहा जी, इसको मैं ऐसे समझता हूँ जी, कि 2 उदाहरण एक छोटा-छोटा देता हूँ। एक तो ये है कि एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। डूब रहे को तिनके का सहारा की ज़रूरत पड़ती है। तो तिनका कितना महत्वपूर्ण है, वो डूबते हुए व्यक्ति से पूछिए। एक तो ये समझिए इसको। दूसरा ये समझिए कि पूरी दुनिया में अच्छी बात करने वाले, अच्छी बात समझने वाले, अच्छी बातों के बीच रहने वाले कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तीसरी बात ये समझिए कि जो बड़े-बड़े जो वृक्ष होते हैं, फल के वृक्ष होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, तो उसके लिए वो बेकार है। जब पक के गिरेगा, तो सारे फल एक साथ पक के नहीं गिरते, पक के गिरने में समय लगता है। और फिर वो बच्चे को या तो कोई बड़ा आदमी आता है और कहता है कि ये देखो फल है, अमरूद है या आम है या फलाना है, जो भी वृक्ष है। उसके फल को देता है और खाता है, तब उसको महसूस होता है, अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया फल है, हमें पता नहीं था। तो मुझे लगता है एक और मैं बोलूं कि हमारे यहाँ कहावत है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे बातम बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, करे लातम लात। तो बातें करना जरूरी है और बातें हमेशा बौद्धिक हो जाती हैं, होनी चाहिए। जो बातें बौद्धिक नहीं है, वो लात तक जाके पहुंच जाती है। इसलिए जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो हारने वाला होता है ना, वो फिर गालियां देने लगता है। तो बातें जब ऊंचाई लेती है, तो बौद्धिक हो जाती है। जो प्रफुल्ल भाई जहां ले गए या जहां आप सब ले गए थे, और जब हम बातों को नीचे लाएंगे, तो लात तक पहुंचाएंगे। फिर हमारे राइट साइड माँ की बहन की गालियां दी जा रही होगी और हम कहेंगे कि हमारी माँ को गाली दिया जा रहा है, हम बिहार बंद कर देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि जिस बिहार को बंद किया जा रहा है कि माँ को गाली दी गई, उस बिहार ने कहा कि अरे फालतू बकवास कर रहा है यार, बंद करो इसको। पब्लिक ने विरोध किया, तो पब्लिक तक वो बात पहुंच गई है कि आपको एजुकेशन की बात करना है, वो नहीं कर रहे हो। आपको बात करनी है स्वास्थ्य व्यवस्था की, वो नहीं कर रहे हो। आप बात करनी है नौकरी की, वो नहीं कर रहे हो। आप ये मूर्ख बना रहे हो। ये बात समझ में आई, 2024 में मोदी जी को भी समझ में आई कि अब ये बातों से काम नहीं धनंजय जी चलेगा, तो चुनाव आयोग को आगे कर दिया। लेकिन चुनाव धनंजय आयोग को भी जी समझ में आया कि राहुल गांधी ने उनके भी बैलून में छेद कर दिया। और अब कह रहा है चुनाव आयोग कि जो काल्पनिक नंबर हम घरों के देते हैं, वो नहीं देंगे। जी, संदीप भाई मैं कुछ बोल। एक मिनट लूंगा। नेहा जी ने कुछ जरूरी सवाल उठाया। एक्चुअली लोग देखिए क्या है कि डिजिटल मीडिया ने ही इतनी अवेयरनेस ला दी है कि लोग अब कम से कम बहकावे में नहीं आ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी। तो धनंजय जी एक चैनल ही नहीं, एक स्कूल भी चलाते हैं, कल्चरल सोशल और इस तरह का। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था नेहा जी कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए, शराब की दुकानें मैंडेटरी खोल दी गई।
दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कल की खबर है, बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो वाइस चांसलर हैं उनकी डिग्री फर्जी है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात वाइस चांसलर है विनय दुबे, जिसके ऊपर कई तरह के गबन का और करप्शन का आरोप लगा है। और जानती हैं, उसको एक जगह से हटाने की बात तो दूर, उसको कई विश्वविद्यालयों का चार्ज मिला हुआ। ये एक तरफ है, ये हकीकत में ये चल रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का डंका है, धर्म को सुधारने का डंका है, तमाम तरह की चीजें हैं। और आपको मालूम होगा कि, मैं दूसरा छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स के, प्रोफेसर्स के ट्रांसफर्स में, पोस्टिंग में जबरदस्त पैसा चल रहा है। अब युवाओं को अगर ये सरकार है तो बहुत बड़ी मुश्किल है। कारण ये है कि जम के उगाही हो रही है, और उगाही का आलम ये है कि अपॉइंटमेंट में भी हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश ने क्या किया, हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट ने, कि जो टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनसे पैसा लेना था, तो उनको ट्रांसफर्स का नियम है कि 5 साल बाद होता है, अगर आ गए यहाँ पे एक जगह पे, या 3 साल बाद होता है। उनको जबरदस्ती एक लेटर डराने के लिए इशू कर दिया गया, उसके बाद उनसे पैसा वसूला गया, क्या 1.5 लाख 2 लाख, क्योंकि जो जहां था वहां से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर। मेरा कहने का मतलब है कि कोई विजन ही नहीं है समाज को सर्व करने का। तो बातें इस तरह से इतना दूर जा चुकी है, इतनी भयावह, कि अब देखिए ना, सेक्स सभी करते हैं, लेकिन जेएनयू को बताया गया, जो कि भारत का किसान है, भारत की शान है, ऐसे ऐसे लोग वहां से पढ़े लिखे हैं कि जैसे लगता है कि हम लोग या सारे लोग दुनिया में जो है, मैंने फर्टिलिटी इतनी जरूरी चीज है, उसको इतना कलंकित किया गया। जबकि ये जो संघी हैं, भारत में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, उसमें से 55-54% इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है। अपन ये कर कैसे पाए? क्योंकि मीडिया इनके साथ है, प्रोपेगेंडा की मशीनरी है, तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता को सब कुछ पाना है, तो उनको फिर वापस बाउंस बैक करना होगा, उनको खुद को संघर्ष करना है। राजनेता आपको, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जनता को तैयार रहना है, क्योंकि जनता, देखिए, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, हमको बटना नहीं होगा तमाम तरह की चीजों पर। आप सवाल सरकार से सवाल पूछना, जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेसिव स्ट्रक्चर बन चुका है। बिल्कुल। तो इसलिए नेहा जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी बात करनी है, उनको अपनी बात करने दीजिए। हमारी बातें ज्यादा वजन वाली है, ये ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, नेहा जी आपका भी आभार। हमारे साथ सुनील जी थे, हमारे साथ साथ थे विनय भाई, उनका भी आभार। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ आप हैं, आपका भी आभार।